तो हम लोग बात कर रहे थे कि कांट दो प्रकार के संसारों की बात करता है। एक संसार अनुभव निरपेक्ष है और दूसरा संसार अनुभव सापेक्ष। वो अनुभव निरपेक्ष संसार को सत्य संसार ये मानता है और अनुभव सापेक्ष संसार को वो मिथ्या संसार ये मानता है। वो मिथ्या अर्थात वो ये मानता है कि इस अनुभवाश्रित संसार जिसमें आप रहते हो, इसमें आपके सभी अनुभव मिथ्या है। और मिथ्या इस अर्थ में है कि आपको वस्तु जैसी अनुभव हो रही है, जरूरी नहीं है वो वैसी ही हो। क्यों? इस अनुभवाश्रित संसार में जो कुछ आप जान रहे हो, ज्ञान के तौर पर जो कुछ आपने अर्जित किया, वो सारा का सारा, वो सब कुछ आपके संवेगों से प्रभावित है, आपके इमोशंस ने आपको प्रेरित किया है। इसलिए आप वो जानकारी की इच्छा रख रहे हो। उस जानकारी की इच्छा के अधीन होकर जब आप इस अनुभवाश्रित संसार में कुछ भी जानने की कोशिश करते हो, तो आपकी जानकारी देश काल और कारणता इससे प्रभावित होती है। आप जिस वजह से जान रहे हो, जिस समय जान रहे हो और जिस स्थान पर जान रहे हो, चीजें आपको ठीक वैसी प्रतीत होती हैं, जबकि चीजें ठीक वैसी नहीं है। चीजें उससे अलग हो सकती हैं जैसी आपको देशकाल और कारणता के प्रभाव से अनुभव हुई है। इसलिए कांट कहता है कि इस अनुभवाश्रित संसार में अगर कानून के आदर्श को निश्चित किया जाएगा, कानून के आदर्श अर्थात राज्य की विधि, ठीक है ना, राज्य की विधि के आदर्श को निश्चित किया जाएगा। क्योंकि विधि सत्य अर्थों में वो है जो समाज में व्यवस्था स्थापित करे। अगर व्यवस्था स्थापित नहीं करती तो राज्य की विधि राजाज्ञा हो सकती है, किंतु विधि है ये नहीं कहा जा सकता। तो विधि का निर्माण उसी संसार में हो सकता है जो वस्तु निज रूप का संसार है, यानी वहां जहां वस्तुएं आपको ठीक वैसी दिखती और अनुभव होती हैं जैसी वे हैं, ठीक है ना। वहां अगर विधि के आदर्श को ढूंढा जाए, या यूं कहें कि वहां विधि को ढूंढा जाए, तो ज्यादा उपयोगी निष्कर्ष ये प्राप्त होंगे। ये कांट का मूल चिंतन है। और कांट कहता है कि जब इस पॉइंट ऑफ व्यू पर हम विचार करते हैं, तो कल भी हमने कहा था कि कांट ये अनुभव करता है कि स्वतंत्रता और समानता ये समाज में पूर्व से मौजूद है। समाज में यहां समाज शब्द का, ठीक है, प्रकृति के पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। यानी प्रकृति में स्वतंत्रता और समानता पहले से मौजूद है। कल हमने अपने, ठीक है, अपनी बात में ये बात रखी थी आपके सामने कि अगर पहले से मौजूद नहीं है तो परतंत्रता जैसे ही आती है आपको अनुभव क्यों होता है कि स्वतंत्रता नहीं रही है। इसके मतलब स्वतंत्रता के अभाव का नाम परतंत्रता है। परतंत्रता एक नकारात्मक संकल्पना है और स्वतंत्रता एक सकारात्मक संकल्पना है। स्वतंत्रता का अस्तित्व है। स्वतंत्रता जब नहीं होती है उस परिस्थिति को हम परतंत्रता कहने लगते हैं। वास्तव में परतंत्रता होती ही नहीं, स्वतंत्रता होती है। या तो स्वतंत्रता होती है या स्वतंत्रता नहीं होती है। स्वतंत्रता नहीं होती तो आप परतंत्रता है ये कह देते हो, जबकि इनफैक्ट परतंत्रता नहीं होती। कहना यह चाहिए स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन सुविधा के दृष्टिकोण से भाषा विकसित होती है। इसे समझाने के लिए आप इस परिस्थिति को एक शब्द दे देते हैं और शब्द का नाम परतंत्रता है। और चूंकि ये स्वतंत्र रहने की इच्छा सबकी है, इसलिए समानता
ये भी है। तो कल हम लोगों ने जो देखा था वो ये पाया था कि कांट ये मानता है कि प्रकृति में स्वतंत्रता और समानता ये मौजूद है, और जो स्वतंत्रता और समानता इसे नष्ट किया जाता है तो व्यक्ति स्वतंत्र और असमान अगर अनुभव कर रहा है, अगर विभेद अनुभव कर रहा है, ठीक है, अगर व्यक्ति के साथ विभेद किया जाए या उसे परतंत्र बनाया जाए तो वो शांत और प्रसन्न तो कम से कम नहीं होगा। और मानो कि शांति और प्रसन्नता यही विधि का लक्ष्य है, यह विधि वही है जो शांति और प्रसन्नता लाए। इसका मतलब सच्चे अर्थों में विधि कौन सी हो सकती है? जो स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण करे, और स्वतंत्रता और समानता है कहां? अनुभव निरपेक्ष संसार में। तो कांट कहता है कि विधि का आदर्श, यह विधि आदर्श स्वरूप में, जिसे प्राकृतिक विधि भी कहा जा सकता है, वो कहां मिलेगी? प्रकृति में। और प्रकृति में कहां? अनुभव निरपेक्ष संसार में। वो अनुभवाश्रित संसार में नहीं मिल सकती। लेकिन मानव को शांत और प्रसन्न जो बनाना है, वो कौन से समाज में बनाना है? वो तो इस अनुभवाश्रित संसार में बनाना है। वो अनुभव निरपेक्ष संसार में तो नहीं बनाना है, क्योंकि अनुभव निरपेक्ष संसार जो है वो तो मानव का स्वयं का संसार है, आपके अंतस का संसार है। लेकिन आपको रहना तो इस अनुभवाश्रित संसार में है। अब कांट का दर्शन समन्वयवादी होने लगता है, अब कांट समझौतावादी होने लगता है, और कांट कहता है कि विधि का आदर्श ये तो हम अनुभव निरपेक्ष संसार में पाएंगे, और उस आदर्श के अनुरूप, ठीक है, विधि हम इस अनुभवाश्रित संसार में निर्मित करेंगे। लेकिन इस अनुभवाश्रित संसार में देश काल और कारणता के प्रभाव से, ठीक है, स्वतंत्रता और समानता को सुनिश्चित करने वाली स्थितियां विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होंगी, ठीक है ना। अमेरिका के लोग जिन दशाओं में स्वतंत्र और समान अनुभव करेंगे, हिंदुस्तान के लोग उन दशाओं में स्वतंत्र और समान अनुभव नहीं करेंगे। जैसे हमारी नैतिकता की अवधारणाओं के कारण हम यौन शुचिता के संबंध में जो विचार रखेंगे, अमेरिका के लोग वैसे विचार नहीं रखेंगे, और उन्हें उन मामलों में अगर स्वतंत्रता नहीं दी गई तो वे स्वयं को स्वतंत्र अनुभव नहीं करेंगे। जबकि हिंदुस्तान में उन मामलों में स्वतंत्रता देने का अर्थ अश्लीलता, अनैतिकता, इसको बढ़ावा ये माना जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कांट कहता है कि विधिक आदर्श स्वतंत्रता और समानता के रूप में अनुभव निरपेक्ष संसार की वस्तु होने के कारण सार्वभौमिक रूप से, ठीक है, सैद्धांतिक तौर पर स्वीकार किए जाने योग्य है। अर्थात सैद्धांतिक तौर पर इस रूप में यह बात स्वीकार की जा सकती है कि विधियों को स्वतंत्रता और समानता के अनुरूप होना चाहिए। विधियों को अर्थात राज्य की विधियों को, ठीक है। स्वतंत्रता और समानता अर्थात जो प्रकृति में पाई गई विधियां हैं, ये प्रकृति में पाए गए विधिक आदर्श उनके अनुरूप होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता और समानता देश काल और कारणता के प्रभाव से भिन्न भिन्न स्थानों पर लोगों को अलग अलग नजर आएगी, ठीक है ना। इसलिए सब देशों में स्वतंत्रता और समानता का ही संरक्षण होता है, कानून के माध्यम से, राज्य की विधि के माध्यम से, कानून यानी राज्य की विधि के माध्यम से। किंतु प्रत्येक देश की विधि अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि स्वतंत्रता और समानता ये सबके लिए अलग अलग है। जाति व्यवस्था हमारे यहां होगी, ठीक है, तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ सकता है। जिन देशों में नहीं है वहां रिजर्वेशन का तो असमानता हो जाएगी, और हमारे यहां रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं रखोगे तो असमानता होगी, ठीक है ना।
तो देश काल और कारणता ये बदल दे रही है स्थिति को, और कांट का दर्शन समन्वयवादी हो रहा है। इसीलिए उसे समझौतावादी विचारक कहा है, वो समझौता मानता है। ठीक है, नैतिकता किसे मानेगा? जब आप स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण करें। नैतिक व्यक्ति का अर्थ क्या होता है? नैतिक व्यक्ति का अर्थ होता है जो मान्यताओं को मान्यता दे, जो दूसरे के अधिकारों का संरक्षण करे, वही तो नैतिक है। तो कांट नैतिकता को परिभाषित करता है कि बिना राज्य की विधि के भय के जो स्वतंत्रता और समानता इसका संरक्षण कर सकता है वो नैतिक व्यक्ति है। नैतिकता को वो दो तरह की देखता है। एक नैतिकता कैसी है? एक नैतिकता, ठीक है, आपका आत्मपरक है, ठीक है, और दूसरी न्यायिक है। दो प्रकार की नैतिकता और दो प्रकार की स्वतंत्रता ये भी देखता है वो, ठीक है, दो प्रकार की स्वतंत्रताएं भी देखता है। एक स्वतंत्रता आपकी अपनी है और दूसरी स्वतंत्रता, ठीक है, इस प्रकार की है कि सभी स्वतंत्र रह सकें, और वो सुनिश्चित करना राज्य की विधि का काम होगा। ठीक है, राज्य की विधि उस स्वतंत्रता को सुनिश्चित करेगी। दो प्रकार की नैतिकताएं, दो प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, ये देखता है। वो ये मानता है कि नैतिकता और विधि अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, विधि ऐसी हो सकती है, विधि यानी राज्य की विधि, राज्य की विधि ऐसी हो सकती है जो नैतिकता के नियमों का विरोध करे, नैतिकता के नियमों का अर्थात स्वतंत्रता और समानता का विरोध करे। ठीक है, ऐसी हो सकती है विधि लेकिन उसे ऐसा होना नहीं चाहिए। दोनों में समझौता वो चाहता है, इसीलिए उसे समझौतावादी विचारक ये कहा है। वो अधीनता, ठीक है, नैतिकता की कानून के लिए सुनिश्चित करना चाहता है, अर्थात कानून नैतिकता के अनुरूप हो, अर्थात स्वतंत्रता और समानता के अनुरूप हो। लेकिन जब वो राज्य के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है तो वो ये कहता है कि राज्य का जो कार्यपालक अंग है यानी कार्यपालिका, उसकी जो निष्पादन क्षमता है वो सर्वोच्च है। और यहां तक कहता है वो कि सरकार चाहे जैसे बनी हो, कार्यपालिका चाहे जैसे बनी हो, उसकी निष्पादन क्षमता अनुल्लंघनीय है। जनता को शासक के विरोध का कोई हक नहीं है। ठीक है, कांट के बारे में आपसे यह भी पूछ दिया जाता है फ्री में कि निम्न विचारकों में से यह कथन किसका है कि शासकों के द्वारा दी गई आज्ञा अनुल्लंघनीय है, जनता को शासक की इच्छा का विरोध करने का कोई हक नहीं। और हाफ शादी उन्होंने दे दिए तब तो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे विचारकों के साथ कांट का नाम अगर आपने दे दिया, उन्होंने दे दिया, तो आपको ये लगता कांट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कांट तो स्वतंत्रता की बात करता है। और आप कांट पर तुक्का नहीं लगाएंगे जबकि कांट ही सही होगा। ठीक है, हाफ्स भी इस ढंग की बात करते दिखाई देते हैं, लेकिन वो शांति की स्थापना के संदर्भों में है और ये स्वतंत्रता के संरक्षण के संदर्भों में है। ठीक है ना। लेकिन कांट क्योंकि समझौतावादी है, तो एक और तो वो जनता को विरोध का हक नहीं देना चाहता, क्योंकि वो ये व्यवहारिक बुद्धि के अगेंस्ट मानता है कि राज्य के विरोध का हक ये जनता को मिले। लेकिन दूसरी ओर वो शासकों पर ये बोझ डालता है, शासकों को ये निर्देश देता है कि उन्हें विधायिका द्वारा पारित विधियों का, ठीक है, सम्मान करना चाहिए और उन्हीं के मुताबिक, ठीक है, अपनी कार्य प्रणाली ये विकसित करनी चाहिए। वो विधायिका के बारे में कहता है
कि विधायिका की इच्छा अनिंदनीय है, उसकी निंदा नहीं की जा सकती। और विधायी शक्ति वो जनता के साथ निहित करना चाहता है। वो कहता कि जो विधायिका की ताकत है वो जनता से आनी चाहिए। कांट की एक और विशेषता है, कांट ये कहता है कि न्याय करने का काम ये कौन करेगा? न्यायपालिका। किंतु वह विधियों की विधिमान्यता पर कोई निर्णय नहीं देगा। न्यायपालिका की जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, कांट इसका विरोधी है। कांट कहता है कि विधियों की विधिमान्यता, इस पर विचार व्यक्त करने का हक ये न्यायपालिका का नहीं है। और इस रूप में वो मॉन्टेस्क्यू के नजदीक चला जाता है, शक्ति पृथक्कीकरण को वो मान्यता दे रहा है। ठीक है, वो कहता है कि विधायिका जनता, जनता जो तय करेगी, कानून वही होगा। राज्य का वो तो होना स्वतंत्रता और समानता जो प्रकृति में मौजूद कानून है उसके अनुरूप चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो भी उसकी वैधता प्रभावित नहीं होती। और कानून और नैतिकता, नैतिकता वो किसको मानना है? प्राकृतिक विधियों के निर्देशों का पालन करने को। ठीक है, इनके बीच जो अंतर करता है, और अंतर में ये कहता है कि विधि यानी राज्य की विधि और नैतिकता यानी प्राकृतिक विधि यानी स्वतंत्रता और समानता। वो कहता है कि नैतिकता का उल्लंघन करो तो ये कुछ नहीं होगा, अर्थात ये उत्पीड़न से हीन नियम है, इनमें उत्पीड़न नहीं है। विधि का उल्लंघन करोगे तो उत्पीड़न है। ठीक है, ये दोनों के बीच अंतर कर रहा है। और वो कहता है कि विधायिका ये जनता के साथ होगी। राज्य के बारे में वो विचार व्यक्त करता है, राज्य लोगों का ऐसा समूह है। ठीक है, ठीक है, जो विधि के द्वारा स्थापित है। वो कहता राज्य बहुसंख्यक लोगों का विधिक संगठन है, विधिक संगठन है, कानून के माध्यम से स्थापित हुआ है। ठीक है, और इस संगठन के लोगों ने परस्पर जनता की इच्छा से कानून बनाना स्वीकार किया है। एक कार्यपालिका अपने में निर्मित की है और एक न्यायपालिका का, इसका मतलब शक्ति पृथक्कीकरण का समर्थक है। ठीक है, किंतु न्यायालय को शक्ति पृथक्कीकरण को इस कड़े रूप में लागू करना चाहता है कि न्यायपालिका को विधियों की विधि मान्यता पर निर्णय पारित करने का हक यह भी नहीं देना चाहता। ठीक है, कांट क्योंकि स्वतंत्रता का समर्थक है, समानता का समर्थक है, और स्वतंत्रता और समानता वो कहा अनुभव निरपेक्ष संसार में पाता है, और अनुभव निरपेक्ष संसार में पाई गई इस प्राकृतिक विधि को ही राज्य की विधि का आदर्श मानता है। इसलिए राज्य की विधि, इसके बारे में उसकी मान्यता है कि इसे ऐसा होना चाहिए कि ये व्यक्ति को निर्योग्यताओं या निर्भरताओं से मुक्त करे। व्यक्ति में निर्योग्यताओं का निर्माण ये राज्य की विधि को नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो विशेषाधिकारों का विरोधी है, क्योंकि विशेषाधिकार स्वतंत्रता के मूल विचार के विरुद्ध है। वो सबको समान अधिकार देने के पक्ष में है। ठीक है, वो दो प्रकार के पहलू कानून के स्वीकार करता है। कहता है कानून के दो एस्पेक्ट हैं, एक एस्पेक्ट आत्मपरक है और एक एस्पेक्ट वस्तुपरक है। ठीक है, इसे सामान्य भाषा में समझे, जैसे पहली अपेक्षा तुमसे है कि कानून का पालन करो। ठीक है, पहली अपेक्षा तो तुमसे है कि कानून का पालन करो। जब नहीं करोगे तब हम तुम्हें विवश करेंगे कि कानून का पालन करो। अगर तुम हेलमेट लगाकर निकल रहे हो तो पुलिस थोड़ी तुम्हें रोकेगी, पुलिस उनको रोकेगी
जो हेलमेट लगाकर नहीं निकलेंगे। तो वो कहता कानून के दो पहलू हैं, एक आत्मपरक पहलू है और एक वस्तुपरक पहलू है। एक सब्जेक्टिव उसका एस्पेक्ट है और एक ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव एस्पेक्ट उन लोगों के लिए कानून में रखा जाता है जो स्वतंत्रता के सार्वत्रिक नियम के अनुरूप सभी की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने वाली जो परिस्थिति है उसके विपरीत आचरण करने की मंशा रखते हैं। ठीक है ना, उनके लिए कानून में वस्तुपरक पहलू होता है, अन्यथा जरूरी नहीं है। कानून सिर्फ इतना हो सकता है कि सब लोग ऐसा करेंगे, खत्म हो सकता है। लेकिन कानून इसके आगे होता है, जो नहीं करेगा उसे हम ये करेंगे। दो बातों का संयोग होता है कानून। सब ऐसा करेंगे, कोई हत्या नहीं करेगा, जो करेगा उसके साथ हम ये करेंगे, कोई नहीं करेगा। ये आत्मपरक पहलू है कानून का, ये सब्जेक्टिव डायमेंशन है, आपको निर्देश दे रही है। और वही बात जब तुम सिद्ध करोगे कि हम तो लातों की देवी हैं, हम तो बातों से मान ही नहीं सकते, ठीक है, तो फिर अगली बात आएगी कि फिर सिद्धांत चला होगा कि जैसी देवी वैसे ही प्रसाद। ठीक है, फिर सिद्धांत ये होगा कि नहीं मानोगे तो फिर आगे है। तो कानून को देख रहा है और कहता है इसमें दो डायमेंशन है, और चूंकि दोनों डायमेंशंस का संयोग है इसलिए कांट समझौतावादी है। कांट हर चीज में समझौता करेगा, हर चीज में। वो कहेगा दो प्रकार की विधियां हैं, सॉरी, हां ये भी कहेगा दो प्रकार की विधियां, एक व्यक्तिगत विधि है और दूसरी यानी एक सब्जेक्टिव यानी आत्मगत विधि है, दूसरी सब्जेक्टिव है। वो कहता है कि व्यक्तिगत विधियों में जैसे विवाह संबंधी विधियां, ये संपदागत व्यक्तिगत विधियां, संपदागत व्यक्तिगत विधियां कौन सी होती है? जैसे सक्सेशन, वो संपदागत व्यक्तिगत विधि है। आपने देखा हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग है, मुस्लिम सक्सेशन एक्ट अलग है। और दूसरी वस्तुगत संपदागत विधि होती है जैसे टीपी है। ठीक है ना, संपदा समाज में कैसे हस्तांतरित होगी ये भी होती है। ठीक है, और व्यक्तिगत संपदागत विधि ये भी होती है, वैवाहिक विधियां ये भी होती हैं। ठीक है, दोनों मिलकर विधिक व्यवस्था का निर्माण करती है। कांट हर जगह समझौतावादी है, हर जगह समझौतावादी, समन्वयवादी विचारक है। वो कहता है नैतिकता ईश्वर की इच्छा नहीं है। हमने कल भी कहा था, वो नैतिकता को ईश्वर की इच्छा नहीं मानता, या ईश्वर की इच्छा के पालन को नैतिकता नहीं मानता। वो कहता है नैतिकता क्या? स्वतंत्रता और समानता के विचार का संरक्षण, यह है नैतिकता। और स्वतंत्रता और समानता ईश्वर की इच्छा के बिना प्रकृति में है। ठीक है, वो प्राग अनुभविक संसार का विचार है। ठीक है, वो है पहले से। ठीक है, और इस विचार के अनुरूप सारी चीजें निर्मित हो रही हैं। ठीक है, ईश्वर ने निर्मित नहीं किया। ठीक है, इस ढंग से देखें, इस पहलू से देखें तो कांट निरीश्वरवादी दिखता है। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण ही नैतिकता है, और इसका संरक्षण ईश्वरीय आदेश नहीं है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता वो नैतिक हो नहीं सकता, वो स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण करेगा ही नहीं जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता। तो नैतिकता को ईश्वरीय इच्छा का उत्पाद, प्रोडक्ट नहीं मानना वो, लेकिन ईश्वर इसके अस्तित्व को आवश्यक मान रहा है। और कांट की यही जो मान्यता है भारत के संविधान में सेकुलरिज्म के रूप में डेवलप हुई है।
हमने निरीश्वरवादी अनीश्वरवादी राज्य ये स्थापित करने का संकल्प नहीं लिया। हमने सर्वधर्म संभाव, ठीक है, राज्य संभाव रखेगा। संभाव का अर्थ दुर्भाव नहीं होता, संभाव का अर्थ संभाव ही होता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहां यही हुई है पिछले 50-60 सालों में कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी कहा हो। असल में एक और बड़ी दिक्कत है कि जनता ये मानती ही नहीं कानून की व्याख्या या कानून वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट व्याख्यायित करता है। बनाती जरूर विधायिका, कानून बनाने का हक विधायिका का है, लेकिन विधायिका ने जो कुछ बनाया उसका अर्थ क्या है इसे बताने का हक सुप्रीम कोर्ट का है। लेकिन जनता की मान्यता यह है कि नेता जो बता रहे हैं वो कानून है। तो उन्होंने सेकुलरिज्म को बिल्कुल भिन्न अर्थों में जनता के सामने रखा है। उन्होंने एक निरीश्वरवादी सोच ये जनता के सामने रखी है, ठीक है। उन्होंने चीन का मॉडल प्रस्तुत किया है कि ईश्वर विहीन राज्य धर्मनिरपेक्ष होता नहीं। हमने कांट के मॉडल को स्वीकार किया है। कांट का मॉडल यह कहता है कि ईश्वर होगा, क्योंकि ईश्वर के बिना स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण संभव नहीं है। और यह बात आप अक्सर देखेंगे, यह आस्तिक है जो पौधारोपण करता मिलेगा आपको, जो मंदिर भी जाएगा वही वृक्षारोपण करेगा। अन्यथा सिद्धांत यही नहीं कि पंडित सोई जो गाल बजावा। भाषण बहुत होंगे, पौधा एक नहीं लगेगा। आचरण में उतारते चीजों को वही दिखेगा जो ईश्वरवादी है। चाहे मंदिर जाइए, चाहे 5 वक्त के नमाजी हो जाइए, अगर वाकई नमाज पढ़ेंगे तो फिर नफरत नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर वाकई मंदिर जाएंगे तो पेड़ नहीं काट पाएंगे, फिर तो वो भी उसी सृष्टि का हिस्सा नजर आएगा जिस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है। यदि भी स्वतंत्रता और समानता के संरक्षण से कोई ताल्लुक नहीं है पेड़ का, ठीक है ना, फिर भी पेड़ नहीं काट पाएंगे। तो कांट का दर्शन समन्वयवादी है। कांट ईश्वर की आवश्यकता को अनुभव करता है किंतु नैतिकता को ईश्वर से स्वतंत्र मानता है। फिक्टे यही भिन्न होगा। फिक्टे कहेगा ना, ईश्वर की जरूरत ही नहीं है, आदमी नैतिक हो सकता है, ठीक है। और ईश्वर के बारे में या फिक्टे के दर्शन के बारे में सबसे पहले बॉलीवुड फिल्म की शराबी, ठीक है, और नीच टाइप के लोगों को ध्यान में कर लीजिए। वो हीरो जो निहायत नीच की, मैं भगवान को नहीं मानता, उस टाइप के हीरो को बस ध्यान में कर लीजिए, बस आपको पूरा फिक्टे समझ में आने लगेंगे, ठीक है। फिक्टे उसको आदर्श मानना है। अब वो आदर्श दिखाया जा सकता है, होता नहीं है, वो होता नहीं है। जो शराबी अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की, ठीक है, दुर्दशा से प्रभावित नहीं होता, वो समाज के लिए क्या प्रभावित होगा, जिस समाज से उसका कोई संबंध नहीं। वो जो पत्नी के गहने बेचकर, बच्चों की रोटी छीनकर शराब पी सकता है, ठीक है, तो वो समाज के लिए कुछ क्या करेगा। तो फिक्ते या बॉलीवुड जो कुछ कहता है वो गाल बजाने की श्रेणी तक तो ठीक लगता है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर कांट ही ठीक लगता है। एक्सेप्शनली फिक्टे भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस की चर्चा नहीं होती, इसलिए कांट ज्यादा प्रसिद्ध है, फिक्टे उतने प्रसिद्ध नहीं। हमें तो दार्शनिकों में कांट पढ़ाने में बहुत आनंद आता है, कांट हमें बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा शानदार आदमी है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है।
और ये चीज आपको हिंदुस्तान के संविधान में मिलेगी। हिंदुस्तान का संविधान यही कहता सर्वधर्म संभाव होगा, लेकिन हमें समझाया ऐसे मानो निरीश्वरवाद ये होगा। वो नैतिकता और उसके बीच कोई ठीक है संबंध नहीं देखता इस रूप में कि ये ईश्वर की इच्छा इसलिए इसको मानो। लेकिन वो कहता है कि अगर तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखो तो मानोगे ये भी नहीं। कांट व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि आपका आचरण ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के लिए दृष्टांत बन जाए। वो कहता है स्वयं को साधन नहीं साध्य बनाइए, ठीक है, अपने को साधन तक सीमित मत रहने दीजिए, क्योंकि शरीर साधन है ना, आप इसके अंदर हैं। वो कहते हैं आप साधन मत बनिए, ह्यूमन रिसोर्स मत बनिए, साध्य बनिए दूसरों के लिए एक आदर्श बनिए। इसके लिए वो आल्पियन के 3 सूत्रों को मान्यता देता है। और कांट एक तो बहुत ही बढ़िया बात कहता है, कांट 3 बातें लेता है, हालांकि वो मूल बात आल्पियन की है, लेकिन कांट उसमें सुधार करता है। पहली बात कांट ने कही है कि आल्पियन ने यह कहा कि स्वाभाविक ढंग से रहो। स्वाभाविक ढंग इसका मतलब निराभिमानी रहो। स्वाभाविक ढंग होता क्या है? जैसे ईश्वर के यहां से आए हो वैसे रहो, और अगर वैसे रहोगे तो कोई अभिमान नहीं आएगा। कहा जाता है कि कार्यकर्ता बनिए, कर्ता दिखाई न दे कार्य दिखाई दे। कार्यकर्ता का आदर्श क्या है? कार्य दिखाई दे, कर्ता दिखाई न दे। यही स्वाभाविक ढंग से रहना है। यह दिखाई दे, करतार तो वही है, हमारा तो सिर्फ काम, ठीक है, काम करतार वही है, वही सब कुछ करता है, ठीक है। तो आल्पियन ने कहा है स्वाभाविक ढंग से रहो, कांट ने इसको मान्यता दी है। कांट ने आल्पियन के सूत्र को भी मान्यता दी है कि दूसरे का हक मत छीनो। और आल्पियन का एक जो तीसरा सूत्र जो हमें बहुत प्रभावित करता है, उसमें कांट ने संशोधन किया, इसलिए कांट हमें बहुत अच्छा लगता है। उसमें आल्पियन ने यह सिर्फ कहा था कि जो दूसरों का है वो उसे दो। कांट कहता गलत, और कांट से हम एकदम सहमत हैं। वो कहता है जो दूसरों का है वो तुम दे ही कैसे सकते हो, वो तो तुमने छीना है। जो दूसरों का है उसे छोड़ दो। बात ये होनी चाहिए भाई, जो दूसरों का है वो तुम दोगे कैसे? और इसी एक बार वो हमसे कहा गया था कि ठीक है वुमेन्स डे पर बोलिए स्त्री सशक्तिकरण पे, तो सारे भाषण इस बात पर थे कि स्त्रियों को ये देना चाहिए वो देना चाहिए। हमारा कहना था गलत, बेसिक अवधारणा के खिलाफ है सारी बात। अगर ये माने, या तो ये कहिए कि स्त्री को ईश्वर ने नहीं बनाया, या तो ये कहिए, या तो ये मानिए कि स्त्री और पुरुष इन 2 रूपों में ईश्वर प्रकट हुआ, या तो या यूं कहिए ईश्वर ने 2 रूप बनाए, ठीक है, ये 2 वस्तुओं को या 2 प्राणियों को अब जो कहना चाहते हैं वो कहिए कि उसने बनाया। तो जब सोर्स एक तो अधिकार एक, ठीक है, जब सोर्स एक तो अधिकार, हम यही तो कहते हैं कि दृष्टांत और उपबंध एक ही सोर्स से आया है, इससे दोनों में प्राधिकारिता अथॉरिटी समान है। तो यहां भी तो अथॉरिटी समान है। तो अगर आप कहते हैं कि हम देंगे तो लिया है आपने, और जो लिया है वो बेसिक तौर पर गलत है, ठीक है। तो आप देंगे या छोड़ेंगे, क्या होना चाहिए? शब्द क्या होना चाहिए? आपको छोड़ना चाहिए ना। जो अनाधिकृत तौर पर आपने ले रखा है वो छोड़िए। आप ये कैसे कह रहे हो कि देंगे? अगर आप दोगे इसका मतलब तो यह हुआ कि जो गलत ढंग से लिया था उसको आपने नैतिक तौर पर सही साबित कर दिया, तभी तो दोगे। और एक तो लूट की, ये तो लूट हुई,
एक तो लूट की, और फिर लूट की चीज वापस करने में खुद को महान भी दर्शित कर रहे हो। ये तो नीचता की पराकाष्ठा है। अब इतना कहते ही सारे हमारे खिलाफ, जबकि बात मेरी ठीक है, मेरी नहीं, हम कांट से प्रभावित है, ये बात हमने कांट से ली है। कांट की बात बहुत शानदार है, इसलिए ठीक है। कांट बड़ा समझौतावादी, बड़ा समन्वयवादी विचारक है। उसने नैतिकता के दो पहलू देखे, जिससे उसने कानून के दो पहलू देखे ना, दो प्रकार के कानून देखे, दो पहलू देखे कानून के। पहलू कौन से? आत्मपरक है, वस्तुपरक है। आत्मपरक आपको प्रेरणा देता है कि ऐसे रहो, मनमर्जी मत करो, सबको मनमर्जी करने से रोकता है कानून, कोई हत्या नहीं करेगा, मनमर्जी नहीं चलेगी। फिर एक वस्तुपरक पहलू है, करोगे तो फिर हत्या क्या होगी ये देशकाल कारणता के मुताबिक डिसाइड करेंगे। ठीक है, हत्या क्या होगी ये देशकाल कारणता से डिसाइड करेंगे। लेकिन स्वयं कानून में दो पहलू हैं, एक आत्मपरक है, एक दूसरा वस्तुपरक है। ऐसे कहता नैतिकता के दो पहलू हैं, एक आत्मपरक है, एक वस्तुपरक है। आप मन से ठीक मानते हैं इसलिए कर रहे हैं, एक चीज ये होती है। एक ये कि भैया मन से तो हम इस बात को नहीं मानते, ये ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं तो ठीक है, कर देंगे। ठीक है ना, मन से तो हम नहीं मानते, ठीक है। जैसे भाई जो हमारे गुरुदेव थे, ठीक है, सुभाष जी भाई साहब, वो बहुत बातें कहते थे, हमें नहीं लगती थी ठीक। ठीक है, हम कहते थे ना ये गलत है, लेकिन मान लेते थे हम अंततः उनकी, कि वो कह रहे हैं चलो ठीक है। अब वो कह रहे हैं तो मानना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये आत्मपरक, ठीक है, पहलू नहीं है। आत्मपरक तो वो है जो हम मानते हैं ये ठीक है और वो कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव एक पहलू है। ठीक है, भले ही हम ठीक नहीं मानते लेकिन हम कर रहे हैं। ये लोग भी वस्तुपरक रूप से नैतिक ही हैं, और वे लोग अनैतिक हैं जो ना खुद की मान रहे और ना कानून की मान रहे। ठीक है ना, तो कांट उन लोगों को भी नैतिक ही मान रहा है जो समन्वयवादी है, जो यद्यपि कानून को ठीक नहीं मानते लेकिन फिर भी कानून का पालन कर रहे हैं। वो कहता है ये लोग भी नैतिक ही हैं, ये अनैतिक नहीं है। अरे नहीं मानते कोई बात नहीं, जैसे है ना लोग कहते भाई कानून होता गलत है। सामान्य तौर पर समाज में जो कॉमन मैन कहलाता है वो तो इसी ढंग का है, क्योंकि वो तो इसी ढंग का है, तो अक्सर कानून की आलोचना ही करता मिलता है। ठीक है, पुलिस को गालियां देता मिलता है, जबकि जिस दिन पुलिस हट जाएगी तो तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। वो कितनी भी भ्रष्ट हो, वो कितनी भी गलत हो, कुछ भी हो, जिस दिन वो नहीं होगी उस दिन तुम घर के बाहर नहीं आओगे और घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं होगे। पुलिस बहुत बड़ी चीज है, इसलिए हम कहते हैं पुलिस का इकबाल बना रहना चाहिए। अगर पुलिस आ गई तो फिर आपको पुलिस के ऑर्डर का सम्मान करना गलत है, ठीक है, उसकी शिकायत करेंगे, हम उसके खिलाफ धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, अदालत जाएंगे, 156(3) देंगे, रपट दिखाएंगे, सब करेंगे, लेकिन मौके पर हम उसको पत्थर नहीं चलाएंगे। उस संगठन का सम्मान बना रहना जरूरी है। ठीक है, हम विधिक तरीके अपनाएंगे अगर गलत करेगा। ठीक है, तो कॉमन मैन अनैतिक नहीं है, नैतिक है। कांट नैतिकता के दो पहलू देखता है, कानून के दो पहलू देखता है। वस्तुपरक पहलू यह है कि अगर मनमर्जी करोगे तो दूसरों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए तुम्हारी मनमर्जी पर रोक लगाएंगे। नैतिकता के दो पहलू है, स्वतंत्रता के दो पहलू है। ठीक, एक स्वतंत्रता का पहलू न्यायिक है और दूसरा नैतिक है। एक नैतिक स्वतंत्रता है, दूसरी न्यायिक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता यह है कि आपको स्वतंत्र होना चाहिए, खाने में कोई हस्तक्षेप राज्य को नहीं करना चाहिए। एक चीज और, कांट इस बात का भी विरोधी है, क्योंकि वो स्वतंत्रता का समर्थक है ना,
तो वो इस बात का भी विरोधी है कि पितृ संरक्षणात्मक देखभाल राज्य नागरिकों की करे। पितृ संरक्षणात्मक, जैसे हमने कहा था, पितृ संरक्षणात्मक या पेरेंटल जो केयर है वो क्या होती है कि कुछ नहीं, हम कह रहे हैं नहीं तो नहीं। यद्यपि हम आपके हित को ध्यान में रखकर ही कह रहे हैं कि नहीं, और आपको वो अपना हित ध्यान में नहीं आ रहा, आपको लग रहा है हम आपके विरोधी हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे खिलाफ थोड़ी सोचेंगे। यद्यपि तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन हम तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तो कांट इसका विरोधी। कांट कहता नो, पितृ संरक्षणात्मक देखभाल नहीं होनी चाहिए। आप ये स्वीकार करें कि नागरिक अपना भला बुरा सोचने में सक्षम है, एक सीमा तक हम हस्तक्षेप करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। तो स्वतंत्रता वो दो मामलों में कहता है, जब जैसे खाना क्या खाएगा, कोई कपड़े क्या पहनेगा, ये स्वयं डिसाइड करने दीजिए। आज भी आप देखते हो, कहते हैं सरकार ये नहीं बताएगी कि हमारे खाने की थाली में क्या होगा, हम चाहे मांस खाएं चाहे कुछ खाएं, ठीक है, चाहे फूल पत्ती खाएं चाहे मांस खाएं, आप थोड़ी तय करोगे। ठीक है, हम शराब पिए तो आप ये कह सकते हो शराब पी के घूमोगे नहीं, बाकी हम पिएंगे, तो तुम क्या कर लोगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लोक स्वास्थ्य, ठीक है, ये लिखा है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, ठीक है। तो आप ही कहो ना बहुत मत पियो, ठीक है, प्रेरणा दो, ठीक है, लेकिन आप पीने थोड़े रोक लोगे। ये तो एक न्यायिक स्वतंत्रता ये नहीं करोगे जो दूसरों की सारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर दे, वो नहीं, ठीक है। तो अब देखें, कांट एक समझौतावादी दार्शनिक है, और कांट दो संसार स्वीकार करता है, एक अनुभव निरपेक्ष, दूसरा अनुभव सापेक्ष। अनुभव सापेक्ष संसार में राज्य की विधि बनेगी, यानी कानून, जिसे कानून समझा और माना जाता है, वो अनुभव सापेक्ष संसार में होगा, लेकिन उसका आदर्श अनुभव निरपेक्ष संसार में होगा। क्यों? सही अर्थों में जो विधि है वो अनुभव निरपेक्ष संसार में ही पाई जा सकती है, इसलिए आदर्श वही होगी। क्योंकि देशकाल कारणता ये प्रभावित करती रहेगी मनुष्य के अनुभव को, इसलिए विभिन्न देशों में स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण भिन्न प्रकार की विधियों का, ठीक है, भिन्न प्रकार की विधियों की मांग करेगा। क्योंकि स्वतंत्रता होनी चाहिए, इसलिए विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। लक्ष्य क्या है? स्वतंत्रता। लक्ष्य क्या है? समानता। इसलिए निर्योग्यताएं नहीं होनी चाहिए, विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए, सबके समान अधिकार होने चाहिए। नैतिकता क्या है? स्वतंत्रता और समानता का संरक्षण। कानून को नैतिकता के अधीन होना चाहिए, फिर भी कानून नैतिकता के विरुद्ध हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन होना नैतिकता के अधीन चाहिए। कानून के स्वयं दो पहलू, एक वस्तुपरक है, दूसरा आत्मपरक है। स्वयं स्वतंत्रता के दो पहलू है, एक न्यायिक है, दूसरी नैतिक है, ठीक है। स्वयं नैतिकता के दो पहलू है, एक आत्मपरक है, दूसरी वस्तुपरक है। ये सब समझौता करके नैतिकता बनती है, सब समझौता करके राज्य की विधि बनती है, इसलिए वो समझौतावादी विचारक है, समन्वयवादी विचारक है। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता है कि तो नैतिकता और ईश्वर की इच्छा में कोई आवश्यक संबंध नहीं मानता। वो आल्पियन से प्रभावित है, वो शक्ति पृथक्कीकरण का समर्थक है, मॉन्टेस्क्यू के नजदीक है। वो राज्य को एक विधिक संगठन मानता है, ठीक है। वह विधायिका जनता के पास रखना चाहता है, कार्यपालिका को सर्वोच्च अधिकार देना चाहता है, लोगों को जनता के विरोध का, शासक के विरोध का हक नहीं देना चाहता। कहता है शासक चाहे जैसे चुनकर आया हो, उसकी इच्छा अनुलंघनीय है, उसकी निष्पादन क्षमता अनुलंघनीय है, विधायिका की इच्छा अनुलंघनीय है, वो जुडिशियल रिव्यू का विरोधी है, ठीक है। वो कहता नहीं, न्यायपालिका को कोई हक नहीं कि वो विधियों की विधि मान्यता पर कोई सवाल उठाए, क्योंकि विधायिका ये तय होगी जनता की इच्छा से, और जनता स्वयं अपने खिलाफ बोलेगी नहीं, और कार्यपालिका से अपेक्षा है वो कानून के मुताबिक चलेगी। तो फिर कार्यपालिका चुनकर कैसे भी आई हो, अंततः तो जनता की इच्छा का पालन करेगी। तो चुनकर चाहे जैसे आई हो, उसकी इच्छा या वो जो बता रही है उसका तो पालन करिए। चुनकर सोर्स गलत हो सकता है, लेकिन जो कुछ कह रहे वो तो स्वयं तुमने कहा है, उसी को करने के लिए कह रहे, कानून का पालन करने के लिए कह रहे ना। और कानून किसने बनाया? तुमने। तुम अपने खिलाफ थोड़ी बना रहे।
तो ये कांट है, ये समन्वयवादी समझौतावादी विचारक है। गड़बड़ इसमें भी है और इसके कारण भी गड़बड़ें हुई, लेकिन हमने कहा ना कि विचारक विचार के स्तर पर सोचता है, व्यवहार में जब विचार आता है तो फिर गड़बड़ें पैदा होती हैं, फिर उन गड़बड़ों का निराकरण होता है। और गड़बड़ों का निराकरण, इसी को संस्कृति का विकास, सभ्यता का विकास ये कहा जाता है। तो ये कांट है। शेष बात हम लोग सीखते हैं और हीगल की कल करेंगे, देखेंगे।